टुडे एपिसोड टाइटल देवी के लिए उम्मीदवार। एक गुलाबी रंग की नाव धीरे धीरे एक पुल और नीले चंद्रमा के नीचे नदी के किनारे से गुजर रही थी। दुखी राजकुमार बैनी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। वह पूरी तरह से गुस्से में था। वो गधा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, बैनी गुस्से से चिल्लाया। दोनों अंगरक्षक भी भीग गए थे। वे चुपचाप राजकुमार के पास खड़े थे। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और उनमें से कुछ ने अंततः प्रिंस बैनी को पहचान लिया। उस व्यक्ति की समाज में उचित प्रतिष्ठा थी, इसलिए कोई भी अभी उसे उसकी वर्तमान स्थिति में पहचानने में कामयाब रहा। आखिरकार लोगों ने अपने फोन निकाले और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। बैनी को एहसास हुआ कि वह किस स्थिति में है। उसने तुरंत अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने लंबे गीले बालों का इस्तेमाल किया। अपनी पहचान के साथ वह आसानी से सुर्खियां बटोर लेता था। जब किसी ने उसे वेनिस की सड़कों से दूर नहरों में फेंका देखा तो कि वो था कि स्नान का आनंद ले सके। वो नहीं चाहते थे कि कोई इतनी शर्मनाक बात जनता के बीच फैले। क्या आप प्रिंस बैनी हैं? नाव से एक सुखद आवाज आई, अंदर आ जाओ। बैनी ने संकोच नहीं किया और तेजी से नाव पर चढ़ गया। नाव में महिला की आवाज परिचित लग रही थी, लेकिन उसे यह याद करने में परेशानी हो रही थी कि यह आवाज किसकी थी। किसी भी तरह भीड़ से बच निकलने के बाद उसे इसकी चिंता रहेगी। दोनों अंगरक्षक अपनी प्रतिक्रिया में बेहद धीमे थे। वे समय पर नाव पर नहीं चढ़े, इस प्रकार वे केवल उसे नहरों के किनारे दूर तक बहते हुए देख सके। मिस कोटी, वहां मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अन्यथा मुझे काफी समय तक लोगों के बीच हंसी का पात्र बनकर रहना पड़ता, बैनी ने नाव में कृतज्ञतापूर्वक कहा। नाव में जगह उसकी कल्पना से बड़ी थी और अंदर शानदार पोशाक में एक महिला चाय बना रही थी। उसने राजकुमार बैनी के सामने एक सुखद खुशबू वाली चाय का कप रखा और धीरे से कहा, यहाँ अपने आप को गर्म करो। थैंक यू, मैं इसकी सराहना करता हूँ। बैनी ने कप खाली कर दिया, लेकिन वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसके कपड़े भीग गए थे। कौन इतना लापरवाह है कि प्रिंस बैनी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा? कोटी ने पूछा। चीनी टीम का एक कृपालु प्रतिनिधि, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, प्रिंस बैनी गुस्से से चिल्लाया। मुझे यकीन है कि यह आप जैसे युवाओं के बीच सामान्य झगड़ा है, कोटी ने कहा। प्रिंस बैनी को शाही परिवार के सदस्यों की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसका मेरे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। वह शाही परिवार के प्रति अपमानजनक था। उसने जो किया उसे मैं किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता, बैनी ने कठोरता से उत्तर दिया। तो फिर आप क्या करने जा रहे हैं? कोटी ने पूछा। मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। बैनी को अचानक अजीब महसूस हुआ। इसे स्वयं करने के बजाय आप राष्ट्रीय टीम को आपके लिए ऋण का निपटान क्यों नहीं करने देते? आखिरकार वह चीनी टीम का सदस्य है, कोटी ने कहा। किसी मैच में उसे आधिकारिक तौर पर हराना बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे याद है कि अगर हमारी टीम अगला मैच जीतती है तो हमारा अगला प्रतिद्वंदी संभवतः चीनी टीम होगी। मैं टीम को बता दूंगा ताकि वे मेरी ओर से मूर्ख को पीट सके। मिस कोटी हमेशा की तरह बुद्धिमान है, बाकी लोग इसकी आलोचना नहीं कर पाएंगे, बैनी खुशी से सहमत होते हुए कहता है। राजकुमार, मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कह रही थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप सहिष्णु होंगे और भले ही हिंसा अपरिहार्य है, आपको इसे केवल आधिकारिक मैच में ही करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप जैसा कुछ करने की सोच नहीं रहे हैं जिससे शाही परिवार का नाम बदनाम हो, कोटी ने गंभीरता से कहा। मिस कोटी, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? आप चिंता न करें, बैनी ने उत्तर दिया। फिर भी उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। कोटी को उसके दिमाग को पढ़ने से रोकने के लिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। मिस कोटी, क्या आप टूर्नामेंट देखने के लिए वेनिस आई थी? यह केवल कारणों में से एक है। जाहिर है भूमध्य सागर हाल ही में शांतिपूर्ण नहीं रहा है। ऐसी किसी चीज के संकेत है जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। शोर लाइन्स के सदस्यों के रूप में क्षेत्र में गश्त करना मेरा दायित्व है, कोटी ने कहा। ओह, मैं समझा। क्या यह कोई दुर्व्यवहार करने वाला समुद्री डीमन हो सकता है? बैनी ने कहा। स्मैन भी एक समुद्री देश था। यह लंबे समय से समुद्री डिमनों द्वारा परेशान किया गया था और इसके लोग उनके प्रति बहुत संवेदनशील थे, कोटी ने कहा। मैं चाहूंगी कि यह एक समुद्री राक्षस हो, लेकिन मुझे डर है कि यह कुछ ऐसा हो है जो लंबे समय से अस्तित्व में है। ऐसा लगता है कि मिस कोटी जल्द ही काफी व्यस्त होने वाली है।
जिसके बारे में बात करते हुए मैंने हाल ही में बड़ी बहन आशा रुइया को नहीं देखा है, वो कैसी है? बैनी ने चमकती आंखों से पूछा। जब उसने आशा रुइया के ग्लैमरस चेहरे और आकर्षक काया के बारे में सोचा तो वह अचानक बेचैन हो गया। वह और राष्ट्रीय टीम की आइस ब्यूटी दोनों ही अमूल्य थे, जो उनके संग्रह में शामिल होने के योग्य थे। वह लड़की, वो अब लगन से ट्रेनिंग ले रही है। मैं वास्तव में उससे मिलने जा रही हूँ। क्या राजकुमार साथ आना चाहते हैं? कोटी ने पूछा। जरूर मिस कोटी। ओह, वास्तव में मैं इस बार पास हो जाऊंगा। मैं बहन आशा रुइया के साथ दोपहर की चाय पीने के लिए कोई और दिन ढूंढ लूंगा। बैनी शुरू में इसके लिए उत्सुक था, लेकिन जब उसे अपने वर्तमान स्थिति याद आई तो उसने भव्य सुंदरता से मिलने के लिए अपना पूरा मूड पूरी तरह से खो दिया। ग्रीस एथेंस का एक गढ़। पार्थेन का पवित्र पर्वत बैंगनी आर्किड से घिरा हुआ था। गढ़ के हर कोने में उनकी चमक दिखाई दे रही थी। एथेंस के गढ़ में रहने वाले लोग शायद ही कभी बीमार पड़ते थे, क्योंकि इसमें पार्थेन मंदिर था, जो दुनिया में सबसे मजबूत हीलिंग मैजिक वाला स्थान था। यह ऐसा था मानो गढ़ हमेशा के लिए देवी की सुरक्षा की रोशनी में नहा गया हो। पवित्र पर्वत की चोटी पर देवी का भव्य हॉल। इसका निर्माण बैंगनी क्रिस्टल से किया गया था और सहस्त्राब्दियों तक अस्तित्व में रहने के बावजूद यह अभी भी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में था। रात अभी अभी गिरी थी और चांद चमकीला और गोल था, जैसे देवी के हॉल की भव्यता और गंभीर उपस्थिति से झलक रही थी। देवी के हॉल के केंद्रीय हॉल के भीतर बैंगनी क्रिस्टल के हीरे छत से लटक रहे थे और जब हवा बहती थी तो सुखदायक और शांत होकर एक सुखद संगीत उत्पन्न होता था। फर्श गहरे क्रिस्टल से बना था। कारीगर का कौशल इतना असाधारण था कि कहीं भी कोई कमी नहीं थी। यह चमकदार था फिर भी गंभीर था। फर्श पर आकर्षक छाया चित्रों का प्रतिबिंब काफी आम था, क्योंकि देवी के हॉल के सभी सदस्यों को करथनी के साथ सफेद पोशाक पहनना आवश्यक था। राधा हमेशा फर्श पर प्रतिबिंब देखकर खिलखिलाती थी। जब उसने आदर्श को देवी के हॉल की स्थिति का वर्णन किया तो मूर्ख को दृढ़ता से विश्वास था कि वह प्रतिबिंब के माध्यम से महिलाओं के पैरों और अंडरवियर को देख पाएगा। सच तो यह था, भले ही महिलाओं ने कमरबंद ना पहना हो, रात के आकाश जैसा दिखने वाला अंधेरा फर्श आसानी से किसी को भी उजागर नहीं कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी के हॉल में किसी भी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि शूरवीरों के नेता भी केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे, उन्हें हॉल में पैर रखने की अनुमति नहीं थी। शिष्टाचार भूल जाओ, यह तुम्हारे लिए भी असुविधाजनक है। मैंने सुना है कि आपने स्थानीय लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित करके पुगीनी मिस्र में कई सैनिकों की जान बचाई। आप सेना के साथ युद्ध करने भी गए और सेना की मदद करने के लिए एक शानदार विचार लेकर आए, जिससे उन्हें मृग तृष्णा से छुटकारा पाने में मदद मिली। हॉल मदर फैलिन ने कहा। हाँ हॉल माँ। राधा ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह वास्तव में बहुत स्वाभाविक नहीं लग रही थी। वह झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी। आखिरकार यह आदर्श ही था जो इस विचार के साथ आया और डार्क स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया, लेकिन आदर्श ने राधा की आपत्ति के बावजूद सारा श्रेय लेने को कहा। पार्थेन मंदिर के सेवकों के लिए दुनिया का प्यार और सम्मान अर्जित करना आवश्यक था, ताकि उन्हें एक संग्रहालय में पदोन्नत किया जा सके और पार्थेन मंदिर के वास्तविक हीलर मैजिक तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह सब उसके बजाय आदर्श का योगदान था। फिर भी आदर्श ने उसे सारा श्रेय लेने के लिए मजबूर किया था और वह इससे काफी परेशान थी। आप अपने गहन ज्ञान से मरे हुए लोगों के खिलाफ लड़ाई में सेना की जीत सुनिश्चित करने में सक्षम थे। यह बहुत प्रभावशाली है। शुरू में आपको ट्रेनिंग के बाद एक आधिकारिक सेवक के रूप में पदोन्नत किया जाना था, जिससे आप पार्थेन मंदिर के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। हालांकि आपने पार्थेन मंदिर के नाम को गौरवान्वित करके अच्छा काम किया है, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगी और आपका नाम एक उम्मीदवार में रख दूंगी। आप एक विनिमय छात्र के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं, लेकिन चूंकि आप पार्थेन मंदिर के वास्तविक छात्र नहीं हैं, इसलिए इसे सीखने का एक मौका समझे। शिष्टाचार, प्रबंधन, पवित्र कलाएं, बेझिझक उनमें से कोई भी सीख ले। यह तब काम आ सकता है जब आप भविष्य में देवी का समर्थन करेंगे। हॉल मदर मुस्कुराई। उसने जो नजर राधा पर डाली वह संतुष्टि से भरी थी।
राधा न केवल उसकी बातों से हैरान थी बल्कि कुछ अन्य महिलाएं जिन्हें अभी अभी आधिकारिक सेवक के रूप में पदोन्नत किया गया था भी आश्चर्यचकित थी। कई सेवकों और मूसा ने, जिन्होंने कई वर्षों तक देवी के हॉल में सेवा की थी, अपना ध्यान राधा पर लगाया। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई, लेकिन जल्द ही उनकी आंखों में ईर्ष्या और असंतोष ने झलक ले ली। हॉल मां, क्या यह अनुचित नहीं है? ये राधा पार्थिव मंदिर की केवल एक विनिमय छात्र है। वह पार्थिव मंदिर में नामांकन करने के लिए काफी भाग्यशाली है। उसे उम्मीदवार के रूप में कैसे सूचीबद्ध किया जा सकता है? एक उम्मीदवार को 3 मानदंड पूरे करने होते हैं। उसके वंश को छोड़ दे तो उसकी राष्ट्रीयता भी उचित नहीं है। दूसरा, 7 से अधिक मुयूस ने उसकी अनुशंसा नहीं की है। अंत में उसकी कल्टीवेशन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। ग्रेट म्यूज, मेलोरा ने तुरंत आपत्ति जताई। महान संग्रहालय सही है। अगर हम अचानक एक परिवीक्षाधीन नौकर को उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध करेंगे तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। एक अन्य ने समर्थन किया। नौकरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति ही उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त थी। वे इससे पूरी तरह असहमत थे। उन्होंने पार्थिव मंदिर में वर्षों बिताए थे, फिर भी उन्हें पदोन्नति तक नहीं मिल सकी। इस बीच राधा सिर्फ एक नौसिखिया थी। पुराने नौकर पहले से ही सोच रहे थे लड़की का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ जब हॉल मदन ने अचानक उसे एक उम्मीदवार के रूप में पदोन्नत कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि नौकरों को उसकी सेवा करनी होगी और यहां तक कि मूसा को भी उसका सम्मान करना होगा? वे गौरैया को अचानक फिनिक्स में बदलने की अनुमति कैसे दे सकते थे? यह सच है कि उन्होंने पकिनी में बहुत योगदान दिया था और पार्थिव मंदिर का नाम रोशन किया था। हालांकि क्या ये नाम सच्चा होने के लिए बहुत अच्छा नहीं था? नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, महान संग्रहालयों से परेशानी। क्या आप भूल गए हैं हॉल मदर के रूप में मैं एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित कर सकती हूँ? मैंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब मेरे पास शक्ति नहीं है। क्या तुम लड़कियां बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रही हो? मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि वह और अधिक सीख सके, ताकि वह भविष्य में देवी की बहुत मदद कर सके। ऐसा नहीं था कि मैं सचमुच उसे देवी की भूमिका के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने दे रही थी। ठीक है, मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। इस पर आगे चर्चा करना अनावश्यक है। अगले महीने से राधा आप अन्य उम्मीदवारों के साथ पाठ में भाग लेंगी, हॉल मदर ने कहा। हॉल में बैठक बर्खास्त कर दी गई। नौकरों और मूसा ने अपना ध्यान राधा पर केंद्रित किया। उनकी चर्चा की आवाज सेंट्रल हॉल में गूंज उठी। इतना बड़ा लाभ पाने के बाद भी वो शांत और संयमित होने का नाटक कर रही है। मुझे मत बताओ कि वह उम्मीदवार के रूप में चुने जाने को लेकर वास्तव में उत्साहित नहीं है। एक धीमी आवाज ने उपहास किया। यह गुलान नामक एक पुराने नौकर का था जो परिवीक्षाधीन नौकरों का प्रबंधन करती थी। जब राधा पहली बार देवी के हॉल में शामिल हुई तो गुलन ने राधा के साथ कठोर व्यवहार किया था, यह बताते हुए कि वह इतने बुरे मूड में क्यों थी। राधा, क्या तुमने सुना कि हॉल मदर ने क्या कहा? महान संग्रहालय मेलोरा आगे आए। उसने अपनी ठुड्डी उठाई और गर्व से राधा की ओर देखा। राधा मेलोरा को सम्मान देने के लिए सलामी देने ही वाली थी कि तभी महिला ने नाक से अजीब सी आवाज निकाली और आगे कहा, इसके बारे में भूल जाओ, अन्यथा लोग कह सकते हैं कि मुझे विकलांगों के प्रति दया नहीं है। चूंकि आपको अगले महीने से केवल एक उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा, आप एक महीने के बाकी दिनों के लिए अभी भी एक नौकर है। क्रोएशिया में प्लेग फैल गया है, इसकी जांच करें और उम्मीदवार बनने से पहले आप कुछ प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं ताकि लोग बाद में आपकी आलोचना न करें। मेलोरा ने अभी तक अपना भाषण समाप्त नहीं किया था, लेकिन कुछ नौकर और मूसा पहले से ही खुश थे। फियोना, जो लगभग उसी समय राधा के रूप में देवी के हॉल में एक सेवक के रूप में शामिल हुई थी, अप्रसन्न थी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, ग्रेट म्यूज, क्रोएशिया में फ्लेग को ए रैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहां एक संग्रहालय भेजना ही उचित है। क्या राधा को भेजना थोड़ा अनुचित नहीं है? क्या हॉल मदर ने पहले नहीं बताया कि राधा कितनी जानकार है? वह डार्क स्वॉर्ड मास्टर का रहस्य भी जानती थी। क्रोएशिया में ए रैंक प्लेग से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। कल सुबह उसे यात्रा पर रवाना किया जाएगा। यदि आप प्लेग का समाधान करने में विफल रहते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा।
महान संग्रहालय मेलोरा ने कहा। गुलन सहित पुराने नौकरों को महान संग्रहालयों की प्रशंसा करने की इच्छा महसूस हुई कि वह कितनी चतुर थी, जैसा कि ग्रेट म्यूज से अपेक्षा की गई थी। एक साधारण छोटी चाल के साथ राधा को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन क्या आप बहुत अधिक कठोर नहीं हो रहे हैं? राधा अपनी कम उम्र के कारण काफी भोली थी। वह जो कुछ भी सोचती थी उसे कहने में स्पष्ट थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट म्यूज मेलोरा इतनी दूर तक जाएंगी, और स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि उसके साथ कुछ बुरा हो। क्रोएशिया में प्लेग कुछ दिनों से चल रहा था और हाल ही में इसने बड़ी अराजकता फैला दी थी। क्रोएशिया में तैनात एक नौकर ने बताया था कि प्लेग कितना खतरनाक था और इसे हल करने के लिए एक अनुभवी जानकार म्यूज की आवश्यकता थी। जाहिर है नौकर भी प्लेग से बीमार पड़ गया था। इस तरह की समस्या को हल करने में एक म्यूजियम को काफी समय लगेगा। एकमात्र अनुभवी पुराने नौकर की तो बात ही छोड़ दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी को प्लेग का समाधान करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वह व्यक्ति अत्यधिक उजागर हो जाएगा, क्योंकि उसे रोगियों के करीब रहना होगा। ऐसे में उसे भी इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा अधिक होगा। फियोना इस बात से नाराज थी कि कैसे राधा के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। फिर भी राधा को पता था कि ग्रेट म्यूज को और भड़काना ना समझी थी। उसने धीरे से फियोना की बाजू खींची और जवाब दिया, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। मैं वास्तव में आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक उम्मीदवार के रूप में आप अभी भी बहुत अनुभवहीन हैं। यदि आप पुकीनी में अपने योगदान के साथ साथ प्लेग को हल करने और कुछ प्रतिष्ठा अर्जित करने में सक्षम हैं, तो लोग सोचेंगे कि आप वास्तव में एक उम्मीदवार के रूप में चुने जाने में सक्षम हैं। महान संग्रहालय मेलोरा ने उसे बताया। उसकी आंखों में पूरी तरह से सच्ची चमक थी, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपने कनिष्ठ के बारे में बहुत चिंतित हो। व्हील चेयर धीरे धीरे चमकदार बैंगनी क्रिस्टल फर्श पर चली गई। फियोना ने रास्ते में कभी भी शिकायत करना बंद नहीं किया। धिक्कार है, मैंने शुरू में सोचा था कि ग्रेट म्यूज एक धर्मी और निष्पक्ष व्यक्ति थी, लेकिन देखो वह कितनी संकीर्ण सोच वाली है। हॉल मदर ने पहले ही कहा था यह आपके लिए सीखने का मौका है और आप एक वास्तविक उम्मीदवार के रूप में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। फिर भी उसे अभी भी आपको उसी तरह चुनना होगा। ओह, यह अब आपको नहीं चुन रही है, वह है बस तुम्हें मार डालने की कोशिश कर रही है। हमें इसके बारे में हॉल मदर को बताना चाहिए, फियोना ने कहा। अचानक इतना चौंकाने वाला प्रमोशन मिलने के बाद इस तरह चुना जाना ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता। यदि हॉल मदर केवल यही चाहती है कि मैं सीखूं, तो वह मुझे उम्मीदवार क्यों बनाना चाहती है? यह सवाल राधा को परेशान कर रहा था। अनुभव, पृष्ठभूमि और साधना के मामले में देवी के हॉल में बहुत से लोग इससे बेहतर विकल्प होंगे। यह असंबंध था कि हॉल ऑफ द गॉडेस उनके हालिया योगदान के कारण ऐसा कर रही थी। एक उम्मीदवार जिसे देवी के रूप में चुना जा सकता है, हालांकि वह जानती थी कि वह आधिकारिक नहीं है, फिर भी यह किसी के लिए भी अत्यंत गौरव की बात थी। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि पार्थेन मंदिर में आने के बाद वह थोड़े ही समय में इतनी दूर आ जाएंगी। राधा की नजर में उसकी वर्तमान स्थिति का उसके द्वारा किए गए काम से कोई लेना देना नहीं था। क्या हॉल मदर ने ऐसा नहीं कहा? वह आशा करी है कि आप भावी देवी के अच्छे सहायक बन सकते हैं। जाहिर है हॉल मदर को आपसे बहुत उम्मीद है। वह चाहती है कि आप देवी के हॉल में एक महान भूमिका निभाए और देवी का समर्थन करें, जिसका अर्थ है कि आपको कम से कम एक म्यूज के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। अच्छा, आप अभी भी इसके बारे में क्या सोच रही हो? हम कल क्रोएशिया जा रहे हैं। सच कहूं तो मेरा वास्तव में जाने का मन नहीं था। आपको अंदाजा नहीं कि प्लेग कितना भयानक है, फियोना ने कहा। तस्वीरें देखकर ही मुझे डर लग रहा था। आइए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आइए आशा करते हैं कि हम लोगों के लिए मदद के लिए कुछ कर सके, राधा ने कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम वहां जाने के बारे में गंभीर हो। मेरी नजर काफी समय से प्लेग पर थी, राधा ने कहा। क्या तुम पागल हो? हर कोई दूर रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आप इसके बजाय जाना चाहती हो, फियोना ने कहा। प्लेग को और अधिक फैलने देने से तो बेहतर ही कुछ है करना है, राधा ने कहा। देवी के हॉल का दक्षिणी प्रांगण
वह स्थान एक चट्टान के पास था, जिसके किनारे पर एक वेधशाला टावर था। कोई न केवल शानदार तारों से भरे आकाश को देख सकता है, बल्कि वे एथेंस के चमकदार रोशनी वाले गढ़ की भी सराहना कर सकते हैं। वेधशाला टावर के ऊपर ग्रेट म्यूज मैलोरा कुछ सफेद पत्थर की पटरियों पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें उत्सुकता से चमकने लगी। धिक्कार है, हॉल मदर सचमुच आपके पक्ष में हवा नहीं चलने दे रही है। उसने सेब की गाड़ी को खराब करने के लिए एक यादृच्छिक नौकर भी भेजा। ग्रेट म्यूज मैलोरा गुस्से से चिल्लाई। महान संग्रहालय, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा लंबे समय से भयंकर और अप्रत्याशित होने की उम्मीद की जा रही है। एक नया उम्मीदवार राधा झील में केवल एक छोटा सा पत्थर है। भले ही वह उस उम्मीदवार की आज्ञाकारी हो जिसका हॉल मदर समर्थन कर रही है, इससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके अलावा क्या ग्रेट म्यूज ने उसे क्रोशिया भेजकर पहले से ही इसे पूरी तरह से नहीं संभाला है? उम्मीदवार, तनु ने कहा। हॉल मदर ने हमें दूर रखने की कोशिश करी है। उस नए नौकर को भाग्यशाली समझो, लेकिन यह बहुत कष्टप्रद है, यह जानते हुए कि हर कोई अब इसके बारे में बात कर रहा है। पुराने नौकर गुल्लन ने कहा। वास्तव में यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है, एंडी। तनु मुस्कुराई। वह काफी एकत्रित लग रही थी। यह महान संग्रहालय, मैलोरा चकित रह गई। वर्तमान में देवी के हॉल में अधिकांश सेवक पहले से ही उम्मीदवारों के पक्ष में हैं, चाहे वो मैं हो, पणिजिया हो या अन्य उम्मीदवार हो। ऐसे में अगर हॉल मदर को किसी का समर्थन करना है तो इससे संतुलन ही बिगड़ेगा। हॉल मदर देवी के हॉल के क्रम को बनाए रखने की कोशिश करी है, इसीलिए आखिरी चीज जो वो चाहती है वो है हमें गुटों में विभाजित होते देखना। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल नौसिखिया, एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करने का फैसला किया जो किसी भी मौजूदा गुट से संबंधित नहीं है, और उसे एक उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया। दूसरे शब्दों में, हॉल ऑफ मदर को केवल एक शतरंज के मोहरे के रूप में मान रही है, जिसे वह अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकती है, और साथ ही वह अन्य उम्मीदवारों को घबराने की कोशिश करा रही है। वह स्थिति को एक तरफा होने से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ नौकर और म्यूज बस यह मान लेंगे कि हॉल मदर पूरी तरह से राधा का समर्थन करने के लिए उत्सुक है, फिर ये लोग उसके पक्ष में आ जाएंगे। इसके अलावा जो लोग तटस्थ रहना पसंद करते हैं उनके पास भी शामिल होने का एक पक्ष होगा। एंडी, तनु ने धैर्यपूर्वक समझाया। आप इतने बुद्धिमान हैं कि हॉल मदर के इरादों को इतनी आसानी से समझ सकते हैं। गुल्लन ने आह भरते हुए कहा। मैलोरा भी स्पष्टीकरण सुनते ही समझ गई। उसने शुरू में सोचा था कि एक छोटी गोरैया वास्तव में फिनिक्स बदल गई है। वैसे ही फिर भी यह पता चला कि यह केवल एक दृष्टिकोण था जो हॉल मदर वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए अपना रही थी। राधा नाम की लड़की वास्तव में भाग्यशाली थी, क्योंकि उसे उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। अगर वह केवल हॉल मदर का मोहरा है तो क्या मुझे उसे क्रोशिया भेजने का आदेश वापस लेना चाहिए? मैलोरा ने कहा। यह आवश्यक नहीं होगा। भले ही वह वास्तव में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन वह काफी हद तक एक मस्सा है, इसलिए उससे छुटकारा पाना भी ठीक है। तनु ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन अगर हॉल मदर को पता है कि हमने क्या किया है तो क्या वह हम पर दोष नहीं लगाएगी? आखिरकार हमें प्लेग से निपटने के लिए एक संग्रहालय भेजना था। अगर प्लेग बिगड़ता है तो यह हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, कुल्लन ने कहा। चिंता मत करो, यह पहले से ही मेरी गणना में है। यदि हॉल मदर पूछती है तो हम उसे बताएंगे कि हमने प्लेग की जांच करने के लिए राधा को भेजा है। जिस संग्रहालय को हम वहां भेजना जा रहे थे उसके लिए जानकारी एकत्र करने के लिए एक सेवक के रूप में यह अब भी उनकी जिम्मेदारी है। राधा अपनी क्षमताओं के साथ क्रोशिया में लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह हमसे मदद नहीं मांगती, और एक बार ऐसा होने पर हम उस पर अक्षमता का आरोप लगाएंगे। फिर हम प्लेग से निपटने के लिए एक म्यूज भेजेंगे। न केवल हम उसे एक उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित करने में सक्षम होंगे, हम अभी भी प्लेग को नियंत्रण में रख सकते हैं, मैलोरा ने तर्क दिया। चलो इसे अपने तरीके से करें। बात बस इतनी है कि क्रोशिया के लोगों को कुछ और दिन भुगतना पड़ेगा।
तनु की नजर दया पर थी, फिर भी उसने अपना मन नहीं बदला। तो ठीक है, हम बस उन्हें उनके नुकसान की भरपाई करेंगे और वे हमारे प्रति बेहद आभारी भी होंगे। वे अब भी आपका समर्थन करने में पागल हो जाएंगे। देवी तनु। गुल्लन ने तुरंत तनु की चापलूसी करने का अवसर पकड़ लिया। मुझे अभी तक ऐसा मत कहो, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पीठ पीछे बातें करे। तनु काफी सतर्क लग रही थी। हालांकि मैलोरा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे वास्तव में लगा कि गुल्लन बहुत बुद्धिमान था। देवी के हॉल में हर कोई कई वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था और षड्यंत्र रच रहे थे। क्या वे उस दिन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे जब देवी चुनी जाएंगी? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।